हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल मैथ्स विद पूजा। हम कर रहे हैं NAS नेशनल अचीवमेंट सर्वे के प्रैक्टिस सेट का सॉल्यूशन का पार्ट 2। ये प्रैक्टिस पेपर हमारा हुआ था 29 अक्टूबर 2021 को। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 से 17 तक सॉल्व कराए थे और उससे आगे के क्वेश्चन अब हम सेकंड पार्ट में सॉल्व करने जा रहे हैं। आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए भी, फाइनल एग्ज़ाम की तैयारी के लिए भी आपको बहुत अच्छे लेक्चर मेरे चैनल पर मिलने वाले हैं। तो ये है बेटा क्वेश्चन नंबर 18। यदि समीकरण 4x जमा 5y बराबर 2 और 12x जमा p जमा 16 ब्रैकेट में y बराबर 6 के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं तो p का मान ज्ञात करो। हम यहाँ समीकरण लिखते हैं। पहला समीकरण है 4x जमा 5y बराबर 2। दूसरा समीकरण है 12x जमा p जमा 16y बराबर 6 और ये दो समीकरणों के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो आप एक जल्दी से एक नियम मैं आपको बताती हूँ। यदि a1x जमा b1y बराबर c1 और a2x जमा b2y बराबर c2 के अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं, अगर इसके अपरिमित हल हैं, तो क्या कंडीशन होती थी कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, यानी कि x के कोफिशेंट्स का, x के गुणांकों का अनुपात बराबर y के गुणांकों का अनुपात बराबर स्थिरांकों का अनुपात। तो यही शर्त यहाँ लगनी चाहिए। x का गुणांक है 4/12 बराबर होना चाहिए y का गुणांक है 5 बटे इस y का गुणांक है p जमा 16 और बराबर है 2/6। अब इनमें से किन्हीं दो को उठा लीजिए, इन दोनों को हम यहाँ उठा लेते हैं। ठीक है भाई, तो ये हो गया 4/12 बराबर है 5 बटे p जमा 16, 4 एकम 4, 4 तिये 12, 1/3 बराबर है 5 बटे p जमा 16। आर पार गुणा कर दो, इसको इधर ले जाओ। p जमा 16 बराबर है 3 गुणा 5 और ये हो जाएगा p जमा 16 बराबर है 15। 16 को राइट साइड में ले जाओ तो 15 में से 16 गया -1 और p का मान -1 आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी है, राइट आंसर -1। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं हम प्रश्न संख्या 19 पर। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, देखो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होती है 1 और अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, ध्यान देना, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2। दोनों का LCM क्या होगा? दोनों का LCM भाई 1 और 2 का लघुत्तम समापवर्तक क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो सही उत्तर क्या आ जाएगा? बी। भाई 1 और 2 का लघुत्तम समापवर्तक क्या हो जाएगा? 1 गुणा 2 यानी 2, तो हमारा उत्तर हो जाएगा बी। तो बहुत ही आसान प्रश्न है ये। प्रश्न संख्या 20। AOB 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक त्रिज्यीय खंड है जो वृत्त के केंद्र O पर 45 डिग्री का कोण अंतरित करता है। त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल कितने सेंटीमीटर स्क्वायर है? ये हमारा प्रश्न है। ये है बेटा जी हमारा प्रश्न नंबर 20, प्रश्न संख्या 20। ये कट गया यहाँ से। तो ये वृत्त है, ये वृत्त का केंद्र O है। ये AOB, OA एक त्रिज्या है, OB दूसरी त्रिज्या है और ये पूरा AOB हमारा इसी वृत्त का क्या है? त्रिज्यीय खंड है, जो कि केंद्र पर 45 डिग्री का कोण बनाता है। यानी कि ये वाला जो एंगल है ये हमारा कितना है? 45 डिग्री है। तो त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है। बहुत ही आसान सवाल है। अगर कोई त्रिज्यीय खंड में बनने वाला कोण थीटा हो तो हमारा जो त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल होता है, हमारा जो त्रिज्यीय खंड का एरिया ऑफ सेक्टर होता है वो होता है θ/360 गुणा पाई r स्क्वेयर। ठीक है, हमने अभी देखा 4 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो त्रिज्या कितनी है? 4, तो r की वैल्यू हो गई 4, थीटा कितना हो गया? 45 डिग्री का कोण। तो यहाँ इसकी वैल्यू पुट कर दो, 45/360 गुणा। अब एक बात मैं रुक गई, क्यों रुक गई मैं? क्योंकि मैंने देखा कि आंसर में ना पाई है, तो हम पाई की जगह भैया 22/7 नहीं रखेंगे। हमने पहले ही देख लिया कि हमारे उत्तर में पाई का यूज हो रहा है, तो हम अपना पाई को यहीं रखते हैं।
और आर स्क्वायर का मतलब है 4 का स्क्वायर। ठीक है भाई, अब इसको सॉल्व कर दो। तो 45, 5 नीम 45 और भैया 5 6 5 7 35, 5 दूनी 10 और 9 8 72। ये आ गया पाई गुना 4 चौके 16 बटे 8, 8 दूनी 16 और ये आ जाता है हमारा 2 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारे 20वें प्रश्न का सही उत्तर बी हो जाता है 2 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 21 पर। 100 संख्याओं का माध्य 50 है पाया गया, लेकिन बाद में देखा गया कि इनमें से एक संख्या 150 को गलत तरीके से 50 के रूप में लिख दिया गया, यानी आगे का एक हट गया गलती से। सही माध्य है इन चारों में से सही माध्य कौन सा है? एक बात आप सब बच्चों को अच्छे से समझ आनी चाहिए इस तरह के प्रश्नों को करने के लिए कि जब भी हमें कुछ संख्याओं का माध्य दिया जा रहा है, मान लो 5 संख्याएं हैं, मान लो A B C D E, मान लो इन पांचों संख्याओं का माध्य 20 है। ठीक है भाई, 5 संख्याएं हैं A B C D E, तो माध्य कैसे निकलता है? आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या बराबर है 20। अगर मैं इस 5 को राइट साइड में ले जाऊं तो A जमा B जमा C जमा D जमा E बराबर है क्या हो जाएगा? 20 पंजे 100। ध्यान देना है आपको मेरी बात पर। मैंने क्या किया है, ये माध्य था, माध्य को मैंने उन संख्याओं से गुणा कर दिया तो हमारे पास जो आया वो उन संख्याओं का क्या आ गया? योग आ गया। संख्याओं का योग बराबर है माध्य गुणा संख्याएं कितनी हैं। समझ आ रही है मेरी बात? तो अब इस प्रश्न को देखो कि 100 संख्याओं का माध्य 50 है। भाई 100 संख्याओं का माध्य 50 है तो 100 संख्याओं का जो जोड़फल है, योगफल है, वो कितना होगा? हम बात कर रहे हैं प्रश्न नंबर 21 की। तो उन 100 संख्याओं का योगफल था 5000, क्योंकि भाई योगफल 5000 था और उसको जब मैंने 100 से भाग किया तभी तो मेरा माध्य 50 आया था। तो ये हो गया हमारा 100 संख्याओं का योगफल। 100 संख्याएं, समझ में आ रही बात? एक x1 है, दूसरी संख्या x2 है, तीसरी x3 है, चौथी x4 है, फिर x99 है और x 100 है। तो उन 100 संख्याओं का जोड़ असल में कितना आ रहा है? 5000। समझ आई बात यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। भाई मैं चाहूँ तो इसको 2 मिनट में आंसर भी बता सकती हूँ, लेकिन आप इसको समझ के करें ताकि आपको आगे भी इसकी जानकारी रहे। ये आपके सिलेबस में से ही है। इनमें से एक संख्या 150 को गलत तरीके से 50 लिख दिया गया, यानी 50 लिखना था 150, मान लो यहाँ 150 लिखना था और 50 लिख दिया। तो अब क्या तरीका है कि इस जोड़ में से 50 को तो घटा दो, इसको तो गायब कर दो और इसकी जगह 150 को जोड़ दो। सही योगफल ये हमारा आ जाएगा सही योगफल। तो भाई 150 घटा 50 ये हो गया 100, तो 5000 जमा 100 यानी कि ये हो गया 5100। वैसे भी एक मोटा सा हिसाब है कि 150 लिखना था और 50 लिख दिया तो 100 की गड़बड़ होगी जोड़ में। तो जो जोड़ 5000 था उसमें 100 की गड़बड़ होगी तो 100 और जोड़ दो, तो सही जोड़ आ गया 5100। 100 संख्याओं का जोड़ आ गया 100 संख्याओं का जोड़ आ गया 5100, तो उनका जो माध्य हो जाएगा वो 5100 बटे 100 यानी कि 51 आ जाएगा। तो सही माध्य सी भाग हो जाएगा हमारा, 51 आ जाएगा। क्लियर है? अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 22 पर। प्रश्न संख्या 22 बिल्कुल आसान है। त्रिभुज दे रखा है, इसके 3 शीर्ष मैं नाम दे देती हूँ A B C। A के निर्देशांक हैं 4,5 दिख रहा है आपको, ये देखो। B के 1 3 6 7, B के 1,3, C के 6,7। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। अभी मैंने लास्ट लेक्चर में आपको 14वां क्वेश्चन कराया, चतुर्भुज को 2 त्रिभुजों में बांटकर। सेम वही प्रश्न है, तो मैं इसको 1 ही मिनट में करना चाहूँगी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/2। इसी नोटबुक में है, मैं आपको दिखा दूँ कि ये फॉर्मूला मैंने लगाया था x1 y2 माइनस y3 जमा x2 y3 माइनस y1 जमा x3 y1 माइनस y2, और यही फॉर्मूला लगाकर अब मैं इस प्रश्न को करवा रही हूँ। तो ये तो हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2 और ये हो गया x3 y3। तो 1/2 x1 4 ब्रैकेट y2 यानी 3 घटा y3 7 जमा, ठीक है भाई समझ पा रहे हो ना आप, जमा x2 का मतलब 1 ब्रैकेट
y3 7 घटा y1 5 जमा x3 6 और भाई ये हो गया 5 घटा 3। क्लियर। तो ये हो गया 1/2, 4 के ब्रैकेट में आ गया -4 जमा 7 में से 5 गए 2, 2 एकम 2 जमा 6, 5 में से 3 गए 2। हल कर लीजिए। इसकी पॉजिटिव वैल्यू लेनी है हमने, -16 जमा 2 जमा 6 दूनी 12, 12 और 2 14 और 16 में से 14 गए -2/2 -1 जो कि आ जाएगा 1 स्क्वायर यूनिट। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम धनात्मक लेते क्योंकि ये शीर्ष मैंने इस क्रम में लिए हैं, जरूरी नहीं वो शीर्ष इस क्रम में भी हो सकते थे, तो इस वजह से उत्तर कई बार ऋणात्मक आ जाता है, लेकिन एरिया कभी भी ऋणात्मक नहीं होता, तो हम इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं। तो 22वें का उत्तर आएगा 1 वर्ग इकाई, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी है। प्रश्न संख्या 23। प्रश्न संख्या 23 हमारी बेलन पर आधारित है। 30 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक बेलन है जिसकी त्रिज्या 14 है। ठीक है भाई। एक नया बेलन बनाने के लिए इसे पिघलाया जाता है जिसकी त्रिज्या 7 है। नए सिलेंडर की क्या ऊंचाई है? भाई देखो, दो बेलन है, ये बेलन है, ठीक है, पहला बेलन है बेटा। इस बेलन की जो हाइट है वो 30 सेंटीमीटर है और इसकी त्रिज्या आर अगर मैं मान लूँ तो 14 सेंटीमीटर है। आर 14 सेंटीमीटर है, हाइट एच 30 सेंटीमीटर है। मान लो ये लोहे का बना है, पिघला दिया या आटा ले लिया आपने अपनी मम्मी से भीगा हुआ, क्ले ले लिया, क्ले का आपने ये सिलेंडर बनाया, उसी क्ले को आपने दोबारा से बदल के एक और सिलेंडर बना दिया, तो उस सिलेंडर की त्रिज्या अब कम है, 7 है। उस सिलेंडर की त्रिज्या अब कम है, कितनी है भाई? आर ले लिया, मान लो 7 है, तो कहता है कि नए सिलेंडर की हाइट कितनी होगी। जब भी इस तरह का सवाल आए तो आपने एक बात को ध्यान रखना है कि दोनों में कॉमन चीज़ क्या है। जिस क्ले से या जिस धातु से ये पहला सिलेंडर बना था उसी धातु से ये दूसरा सिलेंडर बन रहा है, तो पहले बेलन में जो लोहा लगा, पहले बेलन में जो क्ले लगा वो आयतन होता है, तो पहले बेलन का आयतन बराबर क्या होगा? दूसरे बेलन का आयतन, क्योंकि दोनों एक ही मटेरियल से बन रहे हैं। पहले ये बनाया, इसको बिगाड़ के फिर ये बना दिया, तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। इसको मैंने स्मॉल आर स्मॉल एच से लिखा है, इसको कैपिटल आर कैपिटल एच से लिखा है, तो पाई आर स्क्वायर एच। बेटा पाई से तो पाई कट गया। स्मॉल आर की वैल्यू 14 है, 14 का वर्ग, एच का मान 30 है, आर कितना है? 7 का वर्ग, और एच हमने फाइंड करना है। ध्यान देना भाई जरा। तो ये बन गया 14 गुणा 14 गुणा 30। गुणा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, राइट साइड में 7 का वर्ग है, इसको मैं नीचे ले आती हूँ। 7 गुणा 7 बराबर है एच। हमने यहाँ गुणा नहीं की क्योंकि यहाँ काटना आसान हो जाएगा। 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, 4 3 12, और ये कितना आ जाएगा? 120 बराबर है एच। यानी कि नए सिलेंडर की ऊंचाई 120 सेंटीमीटर होगी। वैसे भी ऑब्वियस है भाई, इसका रेडियस ज़्यादा था तो व्यास ज़्यादा था तो ये नीचा बन रहा था, इसका रेडियस कम हो गया तो इसकी ऊंचाई बढ़ जाएगी। तो हमारा सही उत्तर आ रहा है 120 सेंटीमीटर, जो कि हमारा ऑप्शन बी है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 24। बिल्कुल मुंहजबानी क्वेश्चन है। बिंदुओं, 4 बिंदुओं P -2 2 क्यों 2,4 R -3 -4 और S -5 में से वह बिंदु जो दूसरे चतुर्थांश में स्थित है। ये हमने कार्तीय अक्ष बनाया, ये x, ये x डैश, ये y डैश, ये पहला चतुर्थांश, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। दूसरे चतुर्थांश की क्या खासियत होती है? इसमें जब हम इस तरफ आते हैं तो x तो ऋणात्मक होता है और y हमारा ऊपर की तरफ जा रहा है तो धनात्मक होता है। ठीक है भाई। तो प्रश्न क्या है कि दूसरे चतुर्थांश में इन चारों में से कौन सा बिंदु है, यानी कौन सा ऐसा बिंदु है जिसका x एब्सिसा भुज नेगेटिव है और y ऑर्डिनेट या कोटि पॉजिटिव है। तो साफ दिखाई दे रहा है P में पहला नेगेटिव है, दूसरा पॉजिटिव है, x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, तो P -2,2 हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये बिल्कुल मुंहजबानी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 25 पे आ जाओ। ये भी मुंहजबानी है। यदि एक वृत्त की त्रिज्या एक वृत्त की त्रिज्या जिसकी परिधि और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उसकी त्रिज्या कितनी होगी? 4 ऑप्शन दे रखे हैं। हमें क्या दे रखा है बेटा जी? परिधि किसके बराबर है? वृत्त की परिधि किसके बराबर है? क्षेत्रफल के। ध्यान देना, वृत्त की परिधि क्या होती है? 2 पाई आर। क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल हो गया,
ठीक है। 2r बराबर है आर स्क्वेयर, इस r को इसके नीचे ले जाओ तो आर स्क्वेयर बटे r कैंसिल हो गया, तो r कितना आ जाएगा, 2 इकाई आ जाएगा। तो हमारा सही उत्तर बी पार्ट हो जाएगा। तो ये भी बहुत आसान प्रश्न था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 26। प्रश्न संख्या 26 क्या है, एक शंकु के आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। बहुत ही आसान प्रश्न है, लेकिन मैं इसे नोटबुक में समझाऊंगी आपको। 26वां शंकु बना लीजिए भाई, कोण बना लीजिए, जो जो दे रखा है उसको पहले नोट कर लीजिए। त्रिज्या 6 है तो ये त्रिज्या होती है आधार की, r बराबर है 6 सेंटीमीटर। ऊंचाई की बात करें तो ये हमारी हाइट यानी ऊंचाई है h, कितनी है भाई, 8 सेंटीमीटर। इसका नाम रख दें AOB। तो हमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। अब एक बात आप ध्यान करो कि शंकु का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल, और बेटा एल होती है तिर्यक ऊंचाई, और तिर्यक ऊंचाई तो हमें दे ही नहीं रखी, तो पहले हम तिर्यक ऊंचाई निकालेंगे फिर हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसको ध्यान से देखो, ट्रायंगल AOB राइट एंगल ट्रायंगल है, हम सबको पता है कि शंकु में ये तिर्यक ऊंचाई होती है L, तो L स्क्वेयर क्या होता है, R स्क्वेयर प्लस H स्क्वेयर। L स्क्वेयर बराबर है आर स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर, तो L स्क्वेयर हो जाएगा R का स्क्वेयर, R क्या है 6 का स्क्वेयर, H कितना है 8 का स्क्वेयर, 6 का स्क्वेयर 36, 8 का 64 कितना हो गया 100 हो गया। L स्क्वेयर 100 हो गया तो L का मान कितना आ जाएगा, 100 का वर्गमूल यानी 10 सेंटीमीटर। तिर्यक ऊंचाई 10 आ गई। अब हमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो यहीं से अब आप ये ध्यान रखना कि आपके हर आंसर में पाई दे रखा है, तो आपको पाई का मान नहीं रखना है। तो ये हो जाएगा पाई गुणा आर का मान रख दीजिए भाई 6 गुणा एल का मान रख दीजिए 10, 10 छिक्के 60 पाई वर्ग सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर आएगा जो कि 26वें का सी ऑप्शन है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं हम प्रश्न संख्या 27 पर। ये फिर बेलन पर है। ये थोड़ा मिट रहा है, मैं वैसे ही पढ़ के बता देती, मिट नहीं रहा है। ये देखो, दो बेलनों की त्रिज्याएं 2:3 के अनुपात में है और इनकी ऊंचाई 5:3 में है। आयतन का अनुपात बताएं। थोड़ा ध्यान से समझें इस प्रश्न को, नोटबुक पर ही करते हैं अच्छे तरीके से। दो बेलन हैं, डायग्राम की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रही हूँ। ये दो बेलन है भैया और इनकी त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है। जब भी अनुपात का प्रश्न आए तो आप आनुपातिक स्थिरांक लेंगे। दोनों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है। माना इसकी त्रिज्या ले ली बड़ा आर, इसकी त्रिज्या ले ली छोटा आर, इसकी ऊंचाई ले ली बड़ा एच और इसकी ऊंचाई हमने ले ली छोटा एच। समझ आ रही मेरी बात आपको? तो आर अनुपात आर 2:3 है, तो आर मैंने मान लिया 2x है और स्मॉल आर मैंने मान लिया 3x है। यानी एक वृत्त की त्रिज्या 2x है, एक वृत्त की त्रिज्या 3x है। क्लियर है? ऊंचाई का अनुपात 5:3 है, तो h अनुपात h कितना है भैया? 5:3 है। तो अनुपातिक स्थिरांक यानी इसको फिर ख़त्म करना है, तो h को अब आप x मत लेना भाई, 5y लेना और स्मॉल h हो गया 3y। ये पहले सिलेंडर की ऊंचाई, ये दूसरे की। क्लियर है? प्रश्न क्या है? दोनों के आयतन का अनुपात। तो पहले का आयतन, पहले बेलन का, बेलन लगा देती हूँ मैं, पहले बेलन का आयतन बटे दूसरे बेलन का आयतन, ये हमने अनुपात निकालना है। तो बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वेयर एच बटे पाई आर स्क्वेयर एच। पाई से पाई कट गया, आर स्क्वेयर। वैसे आप चाहो तो ये एक्स और वाई ना भी लगाओ तो भी काम चल जाएगा। आर का मतलब 2 है, बड़े आर का मतलब 2 है। ध्यान देना भाई, बड़े आर का मतलब 2 है, यहाँ बड़े छोटे से कोई मतलब नहीं है, पहले सिलेंडर से मतलब है। ये 2 है तो ये 3 है त्रिज्या, और ये ऊंचाई अगर 5 है तो ये ऊंचाई हमारी 1 मिनट भाई मैं चेक कर लेती हूँ, 2:3, हाँ ये 3 है। ठीक है, तो इनके मान भी आप डायरेक्ट रख सकते हो यहाँ पर। तो ये हो जाएगा, आर की जगह रखा 2 का वर्ग, एच की जगह रखा 5, छोटे आर की जगह रखा 3 का वर्ग और छोटे एच की जगह रखा 3। हल कर लो, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 3 तिया 9, 9 तिया 27 और ये आ जाएगा 20:27। बल्कि आप ऐसे ना करो, इसको डायरेक्ट कर दो कि पहले बेलन का आयतन ये हो गया, दूसरे का ये, तो पहले की त्रिज्या की जगह वो 2 रख दो
दूसरे की जगह 3 रख दीजिए। ठीक है, पहले की ऊंचाई की जगह 5 रख दीजिए, दूसरे की ऊंचाई की जगह 3 रख दीजिए। सॉल्व कर लीजिए। 20:27 उनके आयतन का अनुपात हो जाएगा। तो हमारा सही उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं 28वें क्वेश्चन पर। ये है बेटा 28वां प्रश्न। दी गई आकृति में, आकृति आपको साफ नहीं दिख रही होगी तो मैं इसको एक बार यहाँ अलग से बना देती हूँ। ए बी और सी ई 2 जीवाएँ पी पर एक दूसरे के लंबवत हैं। तो ये तो एक जीवा है ए बी, ठीक है भाई, और एक ये जीवा है सी ई। दोनों एक दूसरे को पी बिंदु पर काट रही, लंबवत है। लंबवत का मतलब ये चारों कोण 90 के हैं। ध्यान से समझेंगे। ए डी सी 130 डिग्री है, एंगल आना था यहाँ, एंगल ए डी सी। ए ये है, डी यहाँ कोई बिंदु है और ये सी है। ध्यान से देखना भाई। तो ए डी सी जो ये वाला एंगल है ये 130 डिग्री है। तो एंगल सी बी ई कितना आएगा? इस आकृति को इसने ऐसे बना रखा है, इन दोनों को तो जोड़ रखा है ऐसे, तो ये इसके बराबर दे रखा है। ठीक है भाई। अब ज़रा एक चीज़ पर आप ध्यान दो, अगर आपको याद ना हो तो मैं आपको बता दूं कि अगर किसी भी चतुर्भुज के चारों कोनों पे से कोई वृत्त जाता है, मान लो ये है पी क्यू आर एस, इसके चारों कोनों से एक वृत्त जा रहा है, तो ये चतुर्भुज कैसा चतुर्भुज कहलाता है? चक्रीय चतुर्भुज, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और इसके आमने सामने के कोनों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। अब ज़रा ध्यान से देखना, ए बी सी डी चतुर्भुज है, बाकी भूल जाओ। ए बी सी डी चतुर्भुज है, चारों कोनों से एक वृत्त जा रहा है, तो ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया, चक्र चतुर्भुज हो गया। तो सम्मुख कोणों का योग कितना होगा? 180। तो डी के सामने कौन सा कोण है? ये बी। जब ये 130 है तो ये बी कितना हो जाएगा? 180 में से 130 घटा दो भैया, 180 में से 130 घटा दो तो ये कोण कितना हो गया? 50 डिग्री। अब इन दोनों त्रिभुजों पे आ जाओ, इन दोनों त्रिभुजों पे आ जाओ। ध्यान से देखना, ये लेफ्ट वाला और राइट वाला सर्वांग सम है। कैसे? ये भुजा सांझी है, ये दोनों भुजा एक दूसरे के बराबर हैं, ठीक है, और ये दोनों कोण कितने कितने के हैं? 90-90 के हैं। तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए? हमारे सर्वांग सम हो गए। ठीक है, ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। तो जब ये कोण 50 का है तो ये भी कितने का हो जाएगा? 50 का। तो ये पूरा कोण अपना कितने का हो जाएगा? 50 + 50, यानी कि एंगल सी बी ई 50 + 50 कितने का हो जाएगा? 100 डिग्री का। तो 28वें प्रश्न का सही उत्तर आ जाएगा पार्ट बी, यानी कि 100 डिग्री। आगे चलते हैं बेटा, प्रश्न संख्या 29 फिर से हमारी बेलन की आ जाती है। प्रश्न संख्या 29, एक लंबवृत्तीय बेलन का व्यास 10 है और ऊंचाई 4 है। व्यास 10 है भाई, ये बेलन है, ठीक है, ये है लंबवृत्तीय बेलन। व्यास 10 है, व्यास 10 है, व्यास 10 है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी भाई? सिंपल सी बात है, व्यास का आधा यानी कि 5, तो आर का मान तो 5 आ गया। ऊंचाई कितनी आ गई? 4 सेंटीमीटर। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने बताना है, ठीक है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने यहाँ बताना है। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। तो 2 पाई, आंसर में हर जगह पाई है तो आर की जगह लगा दो 5, आर जमा एच यानी कि भैया 5 + 4, 2 × 5 = 10 पाई, 5 और 4 9, 10 निम्मे 90 पाई वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल आसान प्रश्न, डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूला। तो 29वें का सही उत्तर आ जाएगा सी। प्रश्न संख्या 31, 2 सर्वांगसम वृत्तों के चाप अपने अपने केंद्रों पर 60 डिग्री और 20 डिग्री के कोण अंतरित करते हैं। सर्वांगसम वृत्त हैं भैया, सर्वांगसम का मतलब दोनों की त्रिज्या समान है, दोनों की त्रिज्या समान है। तो एक वृत्त ये हो गया और एक वृत्त ये हो गया, दोनों की त्रिज्या बराबर है, उनकी चाप है, ठीक है। एक की चाप तो ये है, कोई भी चाप है ए बी, और ये केंद्र पर बना रही है कोण कितना? 60 डिग्री का। क्लियर है। और दूसरे वृत्त की कोई चाप मैंने ले ली पी क्यू, केंद्र हो गया ओ डैश, और ये केंद्र पर कोण बना रहा है 20 डिग्री। क्लियर है यहाँ तक? त्रिज्या बराबर है, ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है और ये भी आर है। तो आगे बढ़ती हूँ मैं, फिर समझा दूँ। 2 सर्वांग समवृत्त, सर्वांग सम का मतलब त्रिज्या बराबर है दोनों की।
के चाप, कोई चाप है दोनों की, तो ये चाप ले ली और ये चाप इसकी ले ली, अपने अपने केंद्रों पर 60 डिग्री और 20 डिग्री के कोण अंतरित करते हैं। ठीक है भाई, इसने 60 का बनाया, इसने 20 का। संगत चापों की लंबाई का अनुपात क्या होगा? तो ये चाप हमारी हो गई AB और बटे में हमने PQ का अनुपात ज्ञात करना है। इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बता देती हूँ। हमारे ना 11वीं क्लास में आता है वैसे तो चाप की लंबाई, अगर चाप की लंबाई L है तो L बराबर होता है R थीटा। तो AB की जो लंबाई है, AB की जो लंबाई है वो हो जाएगी R गुणा थीटा यानी 60 डिग्री, और PQ की लंबाई हो जाएगी R गुणा 20 डिग्री, और इस वैल्यू को मैं यहाँ रख देती हूँ। तो ये हो जाएगा R गुणा 60 डिग्री बटे R गुणा 20, R से R कट गया, 20 एकम 20, 20 तिये 60, 3/1 यानी 3:1। और आप इस प्रश्न को डायरेक्ट भी कर सकते हो कि जिस अनुपात में कोण हैं उसी अनुपात में हमारी चाप भी आएंगी। कोणों का अनुपात 60:20 है, 20 एकम 20, 20 तिये 60, तो चाप का अनुपात भी 3:1 आएगा। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो पार्ट नंबर C हो जाएगा। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये लेक्चर पहुंच सके। क्वेश्चन नंबर 31 फिर माध्य का आ गया। 10 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य 32 है और 5 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य 35 है। ठीक है ना भाई, 10 का माध्य कितना है? 32 है। 5 का माध्य कितना है? 35 है। सभी 15 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य क्या है? अभी 2-3 क्वेश्चन पहले ही मैंने आपको बताया कि माध्य को संख्या से गुणा कर दो तो 10 छात्रों के अंकों का योग, ठीक है ना, अंकों का योग क्या हो जाएगा? 32 गुणा 10 यानी कि 320, और 5 छात्रों के अंकों का योग हो जाएगा 35 गुणा 5, 5 पंजे 25, 2 5 तिये 15 और 2 17, 10 और 5 15 छात्रों के अंकों का योग क्या हो जाएगा? इनको जोड़ दो, 5 7 और 2 9, 3 और 1 4। 15 बच्चों के कुल 495 अंक आए हैं, तो 15 बच्चों के अंकों का माध्य, ये आपने 1 नंबर का क्वेश्चन है तो फटाफट करना है। मैं तो अब आराम से पेपर हो चुका है तो आपको डिटेल में समझा रही हूँ। ये हो जाएगा 495 बटे में 15, और अब हम जब इसको भाग करते हैं तो 15 तिये 45 और 15 तिये 45, तो हमारा सही उत्तर आता है 33, जो कि हमारा पार्ट नंबर C है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 मुजबानी क्वेश्चन है। सिंपल सी हमारी एक थ्योरम है। हमारी एक थ्योरम होती है कि किसी भी वृत्त की चाप द्वारा, मैंने राशि नहीं पढ़ी, स्टेटमेंट नहीं पढ़े, पहले मैं सीधा आपको थ्योरम बता रही हूँ। किसी भी वृत्त की किसी चाप AB द्वारा वृत्त के केंद्र पर बनने वाला कोण शेष वृत्त के किसी भी भाग पर बनने वाले कोण से दुगना होता है। ठीक है, केंद्र का कोण दुगना होता है। तो अब ये कोण इसने कितना दे रखा है? 30 डिग्री। दी गई आकृति में O वृत्त का केंद्र है, कोण ACB 30 है, तो AOB किसके बराबर है? मुजबानी भैया ये 30 डिग्री है तो केंद्र वाला इससे दुगना हो जाएगा यानी 60 डिग्री, तो C का मान कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। आगे बढ़ते हैं। ये भी बड़ा ही सरल प्रश्न है, ट्रिग्नोमेट्री से है वैसे तो। 2 खंबे 6 मीटर और CD 11 मीटर के एक ज़मीन पर खड़े हैं। इसको मैं ज़रा यहाँ बना देती हूँ क्योंकि डायग्राम मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप साफ ना देख पा रहे हों। तो ये एक खंबा है AB जिसकी लंबाई है 6 मीटर। ये दूसरा खंबा है CD जिसकी लंबाई है 11 मीटर। BC 12 है, BC की लंबाई 12 मीटर है। तो AD किसके बराबर है? AD ये है भाई। कैसे करें? यहाँ से एक लंब डाल लो, AM डाल लिया। अब ये देखो कि बेटा ये BC है 12 है, तो ये AM भी कितना हो जाएगा? 12। अब ध्यान से देखना, ये ऊंचाई 11 है राइट साइड में, ये पूरी ऊंचाई कितनी है? 11 है, और ये कितनी है? 6। मेरे दोनों हाथों पर ध्यान दो, ये 6 है और ये 11 है। तो जब हमने इसके साथ साथ खींचा है लंबवत, तो ये नीचे वाली कितनी रह गई? 6 रह गई। तो ये ऊपर वाली कितनी रह गई? 5 रह गई। ठीक है, अब इस त्रिभुज AMD को ध्यान से देखो, तो ये तो हमने लंब खींचा है 90 का है,
तो ये 90 के सामने क्या होता है, कर्ण होता है। ये एक समकोण त्रिभुज बन गया। मैं इसको एक बार सीधा करके अगर ड्रॉ करूं तो ए एम डी कितना है 5, ए एम कितना है 12 मीटर में दे रखा है भाई। और ए डी हमने निकालना है, तो ए डी कर्ण है, तो कर्ण निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय लगा लो। कर्ण का वर्ग बराबर है आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग। तो ये हो जाएगा 12 का वर्ग जमा 5 का वर्ग। 12 का वर्ग हो गया बेटा 144 जमा 25 यानी कि 169। कर्ण का वर्ग 169 है, तो कर्ण कितना हो जाएगा 13 मीटर हो जाएगा। सिंपल। तो कर्ण की लंबाई हमारी कितनी आ जाती है 13 मीटर। तो एडी की लंबाई कितनी आ जाती है 13। तो हमारा जो सही उत्तर आएगा वो 13 मीटर आएगा भाई। ये वर्ग मीटर नहीं है, क्योंकि एडी एक भुजा है, एक चतुर्भुज की भुजा है, तो भुजा कभी भी वर्ग मीटर में नहीं होती है। आगे प्रश्न है, इसमें स्टेटमेंट यहाँ दे रखी है और आकृति पीछे दे रखी है, तो मैं वो आकृति यहाँ बना देती हूँ। ठीक है भाई, ध्यान से देखें दी गई आकृति में। अब मैं ये बता दूं कि ये क्वेश्चन सेट ए और बी में थोड़ा आगे पीछे हैं। 2 प्रश्न रह जाते हैं हमारे, प्रश्न संख्या 34 और प्रश्न संख्या 35। हम कर रहे हैं सेट नंबर बी। तो ये जो प्रश्न यहाँ है 34, ठीक है, ये प्रश्न सेट ए में ये है क्वेश्चन नंबर 35। ठीक है, समझ आ रही है बात। सेम प्रश्न है, इसमें डी ई बी सी के समानांतर है और ए डी 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, देखें ज़रा ध्यान से, ए बी सी एक त्रिभुज है, डी ई रेखा बी सी के समानांतर है। ठीक है, ए डी 2 सेंटीमीटर है, ए से बी तक पूरा ये हमारा कितना है, ये पूरा 5 सेंटीमीटर है। ठीक है भाई, और डी ई हमारा कितना है 3 सेंटीमीटर है। तो बी सी किसके बराबर है, देखो ये पूरा 5 है, तो ये कितना हो जाएगा 5 में से 2 गया, ये कितना आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। थेल्स प्रमेय हमने किया हुआ है, किसी भी त्रिभुज की भुजा के समानांतर खींची गई रेखा अन्य 2 भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। और उसी का एक कंक्लूजन ये आता है कि ए डी बटे डी बी बराबर है डी ई बटे बी सी, थेल्स प्रमेय से। तो ये 2 है, ये 3 है, ये 3 है और ये हमारा बी सी है। एक बार फिर देखिए, ये डी बी नहीं आएगा भाई, ये क्योंकि ये संपूर्ण भुजा है, तो ए डी बटे ए बी आएगा, ए डी बटा ए बी आएगा। मैं यहाँ गलत बता गई आपको, ए डी बटा ए बी, ए डी इतना बटे ए बी बराबर डी ई बटा बी सी। तो ए डी कितना हो गया 2, ए बी कितना हो गया भाई अपना 5 बराबर है 3 बटे बी सी। बी सी को भाई इनको ना आर पार गुणा कर लो, आर पार का मतलब 2 को तो कर दो बी सी से, 2 गुणा बी सी बराबर है 3 गुणा 5, कितना आ गया 15। 2 को उसके नीचे ले जाओ, बी सी आ जाएगा 15 बटे 2, 15 बटे 2 का मतलब हो गया 7.5 सेंटीमीटर। तो ये होना चाहिए 7.5 सेंटीमीटर, जो कि हमारा कौन सा ऑप्शन है वो अभी मैं आपको देख के बताती हूँ। तो ये हमारा बेटा जी डी ऑप्शन है, राइट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लास्ट क्वेश्चन है ये हमारी एक्सरसाइज का नहीं, क्वेश्चन पेपर का। ठीक है भाई, एक बाह्य बिंदु P से O केंद्र वाले वृत्त पर खींची गई 2 स्पर्श रेखाएं एक दूसरे पर लंबवत होती हैं नहीं, कभी हर बार नहीं होती, इसने कहा कि हैं। यदि प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई 6 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या कितनी है। एक स्पेशल क्वेश्चन इन्होंने दिया कि भैया ये तो आपका वृत्त है, ठीक है, और वृत्त का केंद्र है O, और इस O बिंदु के बाहर, वृत्त के बाहर कोई P बिंदु है जिससे वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं जो कि एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का कोण बना रही हैं और दोनों की लंबाई 6 सेंटीमीटर है। और ये वृत्त की त्रिज्या है R। मान लो ये बिंदु है Q, मान लीजिए ये बिंदु है हमारा R। तो ये एंगल भी 90 है, और ये क्यों 90 है, क्योंकि हमने थ्योरम की हुई है अपनी क्लास में कि स्पर्श रेखा पर केंद्र से आने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो ये एंगल भी 90 हो गया। अब ये 3 एंगल 90 हैं, तो
तो ये पूरा चतुर्भुज का ये चौथा एंगल भी कितना हो जाएगा 90, क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360। तो ये कहता है कि वृत्त की त्रिज्या कितनी है ये बताओ। ये डायग्राम को देखकर आपने आभास नहीं लगा लेना है कि भाई डायग्राम में तो ये त्रिज्या छोटी है। थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करें कि दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर है 6-6 सेंटीमीटर है और चारों कोण 90 के हैं। जब हमारे चारों कोण 90 के आ रहे हैं ये, तो ये आकृति या तो आयत होगी या हमारी क्या होगी, वर्ग होगी। ये मैंने आपके लेख पर और यहाँ डायग्राम बना दिया क्योंकि ये ज़्यादा लंबा लग रहा था, तो आपको शायद कोई यूँ डाउट सा रहे कि 6 सेंटीमीटर ये 6 ये, ठीक है भाई, ये एंगल 90 है, ये दोनों 90 के होंगे ही क्योंकि स्पर्श रेखा हमारी त्रिज्या पर लंब होती है। तो चतुर्भुज के 3 कोण 90 के हैं, तो चौथा कितने का आएगा 90 का। अब आप ये देखो कि कोई चतुर्भुज है आपके पास, चतुर्भुज की प्रॉपर्टी देखें और चारों कोण समान हैं, ठीक है, आमने सामने के कोण बराबर हैं, संगत कोणों का इनका एडजेसेंट एंगल्स का सम, आसन कोणों का सम 180 डिग्री है। तो ये तो प्रॉपर्टी समांतर चतुर्भुज की होती है। और समांतर चतुर्भुज के जब चारों ही कोण 90 के हो गए तो दो ही फीचर्स हमारे पास बच जाते हैं, या तो वो आयत है या वर्ग है। अब आयत है तो भी आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी, तो पी आर हमारा किसके बराबर हो जाएगा, ओ क्यू के। तो ये 6 सेंटीमीटर है, तो ये भुजा भी हमारी कितनी हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। वैसे भी अगर किसी समानांतर या आयत की दो आसन भुजाएं बराबर हो जाती हैं तो वो वर्ग बन जाता है। ये 6 हैं और ये 6 हैं, दोनों भुजाएं बराबर हैं और आमने सामने की वैसे ही बराबर होती है, तो चारों भुजाएं 6 हो जाएंगी। तो हमारा जो रेडियस है वो कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा पार्ट बी। तो ये बेटा मैंने अपनी तरफ से पूरी की, आपको पूरा सॉल्यूशन देने की कोशिश की है। फिर भी इसमें आपको कोई डाउट लगता है, कोई कन्फ्यूज़न है, आपको कुछ समझ नहीं आया है या मुझसे ही कहीं कोई गड़बड़ हो गई है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और आप मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप कहेंगे तो मैं 10th क्लास के लिए एक अलग से व्हाट्सअप ग्रुप भी बना दूंगी, क्योंकि मैंने अभी तक केवल 11th और 12th के लिए ही व्हाट्सअप ग्रुप बनाए हैं। अगर 10th के बच्चे इंटरेस्टेड होंगे तो मैं व्हाट्सअप ग्रुप अलग से बना दूंगी, जहां आप अपनी प्रॉब्लम्स मुझसे शेयर कर सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट्स।